बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। ऑडिट का सब्जेक्ट समझ आ रहा होगा, तैयारी कर रहे होंगे, पास पेपर्स को पढ़ रहे होंगे, सवालात और बुक के ऊपर रीडिंग कर रहे होंगे। ऑडिट हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पास इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। ले जी, हमारी डिस्कशन जारी है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में देखें, आज 3 दिन है, तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में अभी तक हमने नोट्स नहीं ओपन किए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जितने सिनेरियोज आपको बिल्डअप करा रहा हूँ, ये एग्जाम्स के अंदर सिनेरियोज टेस्ट होने हैं, तो उस तरीके से एग्जाम्स लेवल की तैयारी हो रही है। वरना तो बुक पर रीडिंग करने से कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में सारा टॉपिक खत्म हो सकता है, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप नहीं होने, अगर आपको पेपर की चीजें समझ नहीं आएंगी, तो फिर कोई फायदा नहीं होना। हमारा जो डिस्कशन हो रही थी वो हो रही थी कि अगर कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होता, रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड, फिर हम क्या करते हैं? अगर रिस्पॉन्स रिसीव ना हो तो फिर क्या करते हैं? वो तो हो गया बात आगे। अब पॉजिटिव ही है इस वक्त, नेगेटिव होगी खत्म। रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता तो क्या करते हैं? और बेटा फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप कब रिस्पॉन्स नहीं रिसीव हुआ, फिर क्या करते हैं? फिर आज जाते हैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की तरफ। और अल्टरनेटिव में हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था कि जो बेसिकली आपने पैसे रिकवर किए हैं वो किसी सेल के अगेंस्ट ही रिकवर किए हैं। तो एक्सपोयर जो होता है, दिस इज कॉल्ड द क्लोजिंग बैलेंस, जो आपको रिसीव अभी तक नहीं हुआ। तो जो पैसे आपको रिसीव नहीं हुए वो बाद में ईयर एंड के बाद आपको रिसीव हो जाते हैं। अगर सेल की थी तो सेल के पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दानिश ने मुझे पैसे देने थे, मेरी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है, दानिश की बुक्स में पेएबल आ रहा है। मौलवी साहब मेरे ऑडिटर हैं। अब मौलवी साहब कहते हैं कि सर ये आपने पैसे लेने हैं दानिश से, तो आप इसका प्रूफ दें कि क्या आपने वाकई दानिश से पैसे लेने हैं या नहीं लेने। तो मैं इसको दिखाऊंगा कि भाई ये देखो, ईयर एंड के ऊपर था, ये कंफर्मेशन भेजिए दानिश को, दानिश ने कंफर्मेशन का रिस्पांस दे दिया, बैलेंस वेरीफाई हो गया, ये बात को मान लेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि दानिश जो है वो कंफर्मेशन का रिस्पांस नहीं देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई जो पैसे लेने हैं या नहीं लेने। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप ये देखें, ये ईयर एंड के बाद ये जैसे ईयर एंड क्लोज हुआ, इसकी मेरी टर्म से 30 डेज की, तो 30 डेज क्लोज हुए तो उसके बाद ये देखें पेमेंट आ गई, ये पेमेंट का प्रूफ मेरे पास मौजूद है। इस पेमेंट को क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट क्लियरेंस। क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट क्लियरेंस कहते हैं। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस करने का तरीकार मैंने बताया था, बताओ भाई किस तरह से करते हैं सब्सिक्वेंट क्लियरेंस? चुहा रहे हो ना? बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड देखेंगे, फिर क्या करेंगे? डेटर्स के जनरल लेजर के क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि जो रिकवरी हुई है वो हमारी किस सेल के अगेंस्ट है या किसी और चीज की रिकवरी है। तो रिकवरी हो गई। अब हो सकता है कि सारी अमाउंट रिकवर हो जाए, और हो सकता है कि सारी अमाउंट रिकवर ना हो। कल क्लास में नहीं आई थी आप? अगर आपको सारी अमाउंट रिकवर ना हो तो फिर क्या होता है? फिर आपका नेट एक्सपोजर निकलता है, टोटल एक्सपोजर लेस subsequent recovery is equal to net exposure। और नेट एक्सपोजर जो होता है, फिर हम इसके ऊपर प्रोसीजर लगाते हैं। पहले आपने क्या करना है? टोटल एक्सपोजर में से रिकवरी को माइनस करके अमाउंट निकालनी है, वो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी उसके ऊपर आपने प्रोसीजर लगाने हैं। यानी आपने इस टोटल एक्सपोजर को क्या करना है? वेरीफाई करना है। इस टोटल एक्सपोजर में से जो रिकवरी हो जाएगी वो रिकवरी के थ्रू टेस्ट कर लेंगे।
बाकी जो अमाउंट है उसको किस तरह से टेस्ट किया जाएगा? थर्ड पार्टी तो खत्म होगी ना, बाद में कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं दिया तभी तो अल्टरनेटिव की तरफ गए हैं। तो फिर से क्या होगा? बैलेंस के ऊपर क्या काम होगा? तो ठीक है, उसको 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ, अभी 30 दिन गुजरे हैं, फिर मिस आप बताएं। हमने को परचेज किया, ठीक है, ऑर्डर कस्टमर के ऑर्डर से चेक कर लेंगे कि ऑर्डर रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था। क्या सिर्फ ऑर्डर की बेस के ऊपर सेल वेरीफाई हो जाएगी? फिर क्या करेंगे? फिर सेल इनवॉइसेस को देखेंगे। क्या सेल इनवॉइस की बेस पे भी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी? फिर गुड डिस्पैच नोट देखेंगे, फिर डिलीवरी चालान देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वी विल ऑब्टेन नहीं समझ आ रही, वी विल लड़ाई होगी है। देखें हमने क्या किया, टोटल नेट एक्सपोजर था, नेट एक्सपोजर किसी तरीके से बना है। नेट एक्सपोजर किस तरह से बना होगा? देखें जो टोटल एक्सपोजर है वो किसका मजमूआ है? नेट ऑफ रिसीट एंड सेल्स। नेट ऑफ रिसीट एंड सेल क्या था? नेट एक्सपोजर, टोटल एक्सपोजर था। जाहिर बात है जो मैंने सेल की उसमें से जो रिकवरी हो गई, जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो क्या थी? वो नेट एक्सपोजर था। जो नेट एक्सपोजर था उसमें से फिर फर्दर रिकवरी हुई, तो उस रिकवरी के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो किस तरह से बना होगा? सेल इनवॉइसेस के थ्रू बना होगा। तो उसके बैक एंड के सेल्स के एविडेंस को चेक कर लेंगे तो भी हमारा वो बैलेंस वेरीफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल दानिश है, मुझे पैसे देने हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट के। अब दानिश को क्या कहा कि भाई आप पैसे मुझे दे दें, दानिश ने उसमें से आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे अभी नहीं दिए। फॉर एग्जांपल दानिश ने मेरे से 4 दफा परचेज की थी, इनवॉइस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 100 की थी इनवॉइस, 200 की थी, 300 की थी और 100 की थी। फॉर एग्जांपल दानिश ने पहले 2 इनवॉइस से क्लियर कर दी है, तो कितना है? 300 क्लियर कर दिए। टोटल बैलेंस कितना था? 700। 700 माइनस 300 कितना बना जी? 400। अब सवाल आता है कि ये 400 के बैक एंड पे क्या है? तो आप कहेंगे 400 के बैक एंड पे इनवॉइस नंबर 3 है और इनवॉइस नंबर 4 है, जिसके 300 और 100 मिला के टोटल आपका 400 बनता है। ये क्या है? ये आपका नेट एक्सपोजर है जिसपे आपने काम किया। पहले आपने क्या चेक किया? सब्सिक्वेंट रिकवरी को चेक किया। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बची उसके ऊपर आपने क्या किया? एक्सपोजर एनालिसिस किया। उसका क्या किया? एक्सपोजर एनालिसिस। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। आपने उसका क्या किया? एक्सपोजर एनालिसिस किया। और एक्सपोजर एनालिसिस क्या होता है कि वो जो बैलेंस जिस सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू बन रहा है उसकी जाके वेरिफिकेशन कर ली जाए। फॉर एग्जांपल सेल इनवॉइसेस के अगेंस्ट डेटर का एक्सपोजर बनता है, क्रेडिटर के अगेंस्ट कौन सा एक्सपोजर बनेगा? क्रेडिटर के अगेंस्ट कौन सा एक्सपोजर बनेगा? परचेज इनवॉइसेस का बनेगा। क्रेडिट, ये क्लास हो रही है या वैसे बच्चे? कौन यार ये जरा क्या भाई, ये क्या क्यों? ये अपनी खामोशी इख्तियार करें, बल्कि आप जाएंगे, आप बैठ जाओ। ये इधर ना साथ क्लास में जाएं, वहां पे कहीं खामोशी इख्तियार करें, क्लास हो रही है। एक्सपोजर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम जो बैलेंस जिस चीज से बना है उसको वेरीफाई कर लें। फॉर एग्जांपल डेटर का जो एक्सपोजर है वो क्या है? सेल इनवॉइसेस। तो हम सेल इनवॉइसेस को क्या कर लें? टेस्ट कर लें जी। तो आप बेटा उसके लिए सिर्फ इनवॉइस नहीं है ना, डिलीवरी चलान भी बना होगा, आउटवर्ड गेट पास भी बना होगा, फिर बिल्टी भी बनी होगी। बिल्टी चलान के सब फेक बन सकता है। देखो फ्रॉड जो होता है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। फ्रॉड को डिडक्ट नहीं किया जा सकता। उसको डिडक्ट करने, उसको मैनेज करने के लिए आप प्रोसीजर जरूर लगा सकते हैं। अगर किसी की इंटेंशन ही गलत है तो फिर आप उसके ऊपर काम कुछ नहीं कर सकते। फिजिकली पूछेंगे पॉसिबल नहीं होता, उतना कमरसम प्रोसीजर हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। देखो रिकवरी आ रही है सब्सिक्वेंट, अगर रिकवरी आ रही है तो ठीक है। अगर अब आपने एक्सपोजर एनालिसिस किया, अब जो बात आपने की उसके ऊपर मैं एक बात करता हूं, आपने एक्सपोजर एनालिसिस किया, आपको पता चलता है कि बीच में 2 ऐसी इनवॉइसें हैं जो 2 साल पहले की हैं, तो वो आपका सवाल क्या होगा कि अगर क्रेडिट पीरियड आपका 60 डेज का है, 30 डेज का है, तो ये 2 साल पुरानी इनवॉइसेस यहां पे क्या कर रही हैं? जब आप एक्सपोजर एनालिसिस करेंगे तो एक्सपोजर एनालिसिस सिंपल ऐसे नहीं करेंगे। यहां पे इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस अमाउंट आएगी, इनवॉइस की डेट भी आएगी, डेट नंबर अमाउंट। आप एक्सपोजर एनालिसिस तरह से करेंगे। अब आपको एक इनवॉइस आ रही है फॉर एग्जांपल 3 जैन 2019 की, तो आपको फौरी तौर पे सवाल क्या आएगा कि ये 2019 की इनवॉइस अभी तक क्यों आ रही है?
अगर तो फेक इनवाइस होगी तो आप इसे पकड़ लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी लग रही है, या डिस्प्यूटेड बैलेंस है, या कोई और प्रॉब्लम है यहां पे। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? अच्छा, अब ये तो जर्नल नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं इसको एडवांस लेवल पे लेके जाने लगा हूं, जो अपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को। अभी हमने जो डिस्कशन किया ना, ये रनिंग बैलेंसेस की बात की। ये किस बैलेंसेस की बात किया? रनिंग बैलेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं और वो नॉर्मल सर्कल के अंदर चलते रहते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी डेटर का बैलेंस डिस्प्यूटेड है, अब जाहिर बात है कंफर्मेशन नहीं आई, तो कंफर्मेशन ना आने की कोई रीजन हो सकती है। आप समटाइम क्या होता है, क्लाइंट आपको कंफर्मेशन भेजने भी नहीं देता। दो ऑप्शन है, आपने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिस्पांस नहीं आया। दूसरी ऑप्शन क्या है, क्लाइंट ने आपको रोक दिया, कंफर्मेशन आप भेजे ही नहीं। ये दो सिचुएशन है। नहीं, ऐसे स्कोप लिमिटेशन डायरेक्टली नहीं बनती। सबसे पहले आपको रीजन ऑफ रिफ्यूजल को असेस करना पड़ता है कि मैनेजमेंट क्यों रोक रही है कंफर्मेशन को कंफर्मेशन को भेजने से। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूं कि आपने क्लास में नहीं आना आज, तो आप ये रीजन पूछेंगे ना, सर हमने क्लास में क्यों नहीं आना? मैंने कहा जी आप बैठ के बातें करते हैं, आप तंग करते हैं, आपको नींद आती है, इसलिए आपने क्लास से बाहर ही रहना। जब आपने क्लास से बाहर रहना है, आपने क्लास में एंटर नहीं होना। दिस इज द रीजन। अब एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मुझे बस वैसे ही आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, आप इसलिए क्लास से बाहर चले जाएं। अब दोनों में से आप किस बात को मानेंगे? जो लॉजिकल बात होगी उसको मानेंगे। लॉजिकल बात क्या है कि भाई आपको नींद आ रही है, आप क्लास में नहीं आते, आप क्लास में एक्टिव होके आए। आपको जो है वो दूसरी बात क्या थी? शक्ल वाली बात नहीं, शक्ल वाली तो गलत बात है ना। ठीक है जी, बातें करते हैं इसलिए आप क्लास में नहीं आ सकते। दोनों वैलिड रीजन है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी क्लाइंट को कंफर्मेशन भेजने के लिए कहा और मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि आप कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, तो आप फौरी तौर पे अगला सवाल करेंगे कि व्हाट इज द रीजन। देखें, आप अपनी डेली लाइफ में चीजों को देखें। जब आपको किसी चीज से रोका जाता है तो आप उससे फौरन सवाल करते हैं। आप घर में आपके पेरेंट्स किसी काम से रोकेंगे तो क्यों भैया ऐसे क्यों नहीं करना? आप पहले सवाल क्या करते हैं? क्यों ऐसे क्यों नहीं करना? वो भी तो कर रहा है, ये भी तो हो रहा है, ऐसे भी तो हो रहा है, मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकती? क्यों भाई? भाई बात है, लॉजिक होनी चाहिए ना। तो माँ बाप कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है। अब हमें उस लॉजिक को समझने की जरूरत होती है। हम अक्सर लॉजिक को समझ लेते हैं, कोशिश ही नहीं करते समटाइम हम लॉजिक को समझने की। क्या हुआ? अब ये तुम्हारा स्पेसिफिक मसला है तो क्लास में डिस्कस करो यार। नहीं, रीजन इसलिए नहीं हो, वो उनको पता है कि ये फुप्पो घर जाएगा तो घर की बातें उधर बताएगा, फिर उधर बताएगा तो फिर वो फुप्पो जो है अब्बा जी के साथ बात करेंगी, फिर आपस में क्या होगा, लड़ाई होगी। वो इसलिए कहते हैं कि उधर नहीं जाना। लॉजिक है ना, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं यार। अब वहां अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकती है कि आप फुप्पो के घर जाएंगे तो मामू के घर फिर आप नहीं जा सकेंगे, फिर एक जगह भी जाएंगे ना, इधर नहीं जाएंगे या उधर नहीं जाएंगे। दोनों में से एक ही बात होती है ना। क्या चीज? रिश्ते कुछ नए रिश्ते हो जाते हैं, कुछ हुए हुए रिश्ते खराब हो जाते हैं। बस ये होता है। तो देखो लॉजिक है। तो आप सबसे पहले सवाल क्या करते हैं जब क्लाइंट किसी चीज से रोकते हैं? तो आप फौरी तौर पर सवाल करते हैं, भाई ऐसे क्यों नहीं कर सकते? अब क्लाइंट की रीजन होंगी। अगर तो रीजन क्लाइंट की वैलिड है, वैलिड रीजन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट कहेगा जी कि हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, हमारे साथ इसका कोई लिटिगेशन चल रही है, आप कंफर्मेशन भेजेंगे तो हमारा स्टांस क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, इसलिए आप इसको कंफर्मेशन ना भेजें। ये किसने बात की? क्लाइंट ने। किसको? ऑडिटर को। ऑडिटर क्या फिर इस बात को मान ले? फिर अगले सवाल करेगा कि भाई अगर केस चल रहा है तो कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई कोर्ट का केस होगा, कोई आपकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल होगी, कोई उसकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल हुई होगी, कोई कोर्ट के अंदर केस चल रहा तो कोर्ट की हियरिंग भी हुई होगी। इन सारे मामलात के ऊपर कोई लीगल वकील भी आपने हायर किया होगा। तो भाई हमें सारी की सारी चीजें ला दें, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस दे दें, हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या चीज? वो तो अगली बात है ना। अभी तो हम सिर्फ बैलेंस को कंफर्म कर रहे हैं, बैलेंस है भी या नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, है बिल्कुल होगा, लेकिन वो अगले स्टेप का काम। फिर आप उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेंगे, आप उसके सोर्स जो मैनेजमेंट की बात है उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि मैनेजमेंट का स्टांस ठीक है या गलत है। अगर मैनेजमेंट का स्टांस ठीक है, अगर मैनेजमेंट का स्टांस ठीक है तो फिर आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट का स्टांस ठीक है तो फिर नींद नहीं आनी चाहिए। फिर क्या करेंगे? फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अब इसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? लीगल की जो करस्पॉन्डेंस रिव्यू करना, रिकवरी अगर हुई है उसको रिव्यू करना, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर हुआ है उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना,
फिर सेम वही एक्सपोजर एनालिसिस करना, सेम वही सब्सिक्वेंट रिकवरी को चेक करना। यानी इसमें दो पैरामीटर तो वही होंगे, कौन कौन से वाले, सब्सिक्वेंट रिकवरी वाले और नेट एक्सपोजर वाले, लेकिन कुछ एडिशनल प्रोसीजर ऐड हो जाएंगे। वो कौन से होंगे, वो होंगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन वाले। कर लिया ना, लेकिन उसके बाद अगेन अब बात आती है बैलेंस वाकई हमें मिलना है या नहीं मिलना। उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है कि भाई आपके हक में ये क्या फैसला हो गया है, या कोर्ट ने कस्टमर को लिक्विडेट कर दिया है और उसमें जो कस्टमर था उसके जो क्रेडिटर्स थे उनकी जो है वो एलोकेशन हो गई है, तो वहां पे आप अपना बैलेंस जाकर चेक कर लें कि कितनी पैसे रिकवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ 500 मिलियन, मुझे कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मिलने ही सिर्फ 100 मिलियन है, तो बाकी 400 मिलियन की क्या होनी चाहिए, प्रोविजन। अब ये सवाल हमने सेम किया था, जब पहला सवाल किया था उसमें यही क्वेश्चन था कि जो कस्टमर है उसने, बल्कि रिस्क कोई टेस्ट में टेस्ट हुआ था या किसी और जगह मैंने देखा अभी रिसेंटली ये सवाल, कस्टमर आपने बुक्स में रखे रिकॉर्ड किए 200 मिलियन, लेकिन जो लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है वो कह रहा है कि कंपनी को सिर्फ मिलेंगे 25 मिलियन। तो हमने कहा था 175 मिलियन आपका ओवरस्टेटेड है, इसको आप क्या करेंगे, राइट डाउन करें। ये किसी क्वेश्चन में हमने किया है, ये पास पेपर में कहीं पे किया हमने इसको, ठीक है जी बात। तो बाकी एक्सपोजर के ऊपर आप सेम काम करेंगे, लेकिन इसमें एडिशनल प्रोसीजर क्या होंगे कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया है, इंटरम ऑर्डर समटाइम कोर्ट के आ जाते हैं, और अगर कोई क्रेडिट एलोकेशन हो गई है, अगर आपने अपनी कोई अमाउंट के ऊपर कोई केस विन कर लिया है तो फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां पे एक प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बैलेंस आपका डिस्प्यूटेड है, अगर कोई बैलेंस आपका डिस्प्यूटेड है तो वो क्या बन जाता है, आपका कंटेंजेंट एसेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है आपका, और कंटेंजेंट एसेट कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब वर्चुअली सर्टेन हो। अब अगर कोई बैलेंस वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, फिर उसको क्या किया जाता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो ये एस्पेक्ट भी आपने अपने ज़हन में रखना है। यार बेटा मुझे एक चीज बताओ, तुमने राइस कॉलेज के 20,000 रुपये देने हैं, राइस कॉलेज के 20,000 रुपये देने हैं। राइस कॉलेज के ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं दानिश साहब। दानिश आके कहते हैं कि साद, तुम्हारा नाम क्या, अब्दुल्ला का 20,000 रुपये आपकी बुक्स में आ रहा है। राइस कॉलेज वाले कहेंगे ठीक है बिल्कुल आ रहा है जी, इसमें देखें ये इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, ये 2 इंस्टॉलमेंट इसने पे कर दी है, 5,000 का पे हो गया, 15,000 रिमेनिंग है। दानिश कहेगा कि ठीक है अब मुझे ना इसका एक्सपोजर एनालिसिस कराएं, तो मैनेजमेंट कहेगी हाँ जी आपको क्या चाहिए। दानिश ने उनको कहा कि आप इसका जो एडमिशन फॉर्म है ना वो मुझे दे दें, और जो एडमिशन फॉर्म के ऊपर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो बता दें, कितनी फीस थी वो बता दें, और इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फाइनल आपने इसको इनवाइस किया है वो कॉपी दे दें। उसने इसे देखा, उसने कहा 2 सब्जेक्ट पढ़ा था, एक कैफ 8 का सब्जेक्ट पढ़ा था, एक कैफ 7 का सब्जेक्ट पढ़ा था, उन दोनों की फीस 10-10 मल्टीप्लाई की तो 2 के साथ तो 20,000 बन गई। 20 में से 5,000 रिकवर हो गए, बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, 15,000। तो 15,000 कहां से वेरीफाई हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंटेशन से। वो किस चीज के थे, एडमिशन के डॉक्यूमेंट थे। इस तरह से सेल के बैकएंड पे क्या होगा, सेल इनवाइस होगी, आपका जो ऑर्डर होगा, आपकी जो गुड डिस्पैच होगी, डिलीवरी चलान होगी, आउटवर्ड गेट पास होगा। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंटेशन से बैलेंस बनता है उस बैलेंस की वेरिफिकेशन को एक्सपोजर एनालिसिस कहा जाता है। एक्सपोजर एनालिसिस, एक्सपोजर कैसे कहते हैं, नेट ऑफ रिसीट एंड सेल्स, और वो जो नेट है उसमें उसका ब्रेकअप फर्दर, उसके ब्रेकअप क्या है, उसमें फर्दर जो रिकवरी है वो माइनस करें, और जो नॉट रिकवर्ड बैलेंस है उसको उसके सोर्स डॉक्यूमेंट से जाके वेरीफाई कर लें। देखिए आप तो इतनी बेसिक एग्जांपल्स आपको मिल रही हैं कि आपको याद हो रही है। फुफ्फो के घर क्यों नहीं जाना से बात शुरू हुई थी और कहां पे जा खत्म हुई, क्या चीज, मेरी फुफ्फो आई नहीं, अब्बा जी अकेले भाई थे, बेहतरीन नहीं हो गया। ये तो अब आप लोगों को पता होगा कि फुफ्फो के होने और ना होने के, फुफ्फो के होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। मुझे तो ना फायदा पता है ना नुकसान पता है। क्या चीज, नहीं ये मिसपरसेप्शन होती है नुकसान वाली, मतलब मैं बताते खुद इस चीज को देखें, ये बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन होती है। देखें आपके लिए कोई जो फुफ्फो है उनके लिए उनके भी फिर आगे रिश्ते में जाके ये कुछ चीजें बनेंगी। जारी बात है, जो उनकी खाला है वो किसी की फुफ्फो है, जो आपकी खाला वो किसी की फुफ्फो है, तो आज जाके फुफ्फो का रोल तुम्हारे के पास है, ठीक है। क्या चीज, आपकी अम्मी भी तो किसी के लिए फुफ्फो है। तो बात तो फिर वहीं पे आती है, ये तो सोचने का म्यार है, ये तो रिलेशनशिप को एनालिसिस करने का म्यार है। खालाएं क्यों बेहतर लगती हैं,
क्योंकि वो माँ के रिलेशनशिप के थ्रू होती हैं। फूफो क्यों बुरी लगती हैं? क्योंकि अब्बा के रिलेशनशिप से होती है। सीधी सी बात है। डोमिनेंस किसकी होती है? क्या चीज? डोमिनेंस किसकी होती है? जिस घर में माओ की डोमिनेंस ज्यादा हो उस घर में ही फुफियां बुरी लगती हैं, वरना फुफियां अच्छी लगती हैं। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। हर एक का एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक की अपनी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, तो मैं इस पे कमेंट इसलिए फर्दर नहीं करूंगा। बात तुम्हारी शुरू हुई थी, कहां से कहां चलेगी? आइंदा तुम भी कहोगे कह लेना कोई बात यार, ये तो होता रहता है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कोई अगर आपको कोई मुश्किल आ भी जाए, किसी किस्म की कोई परेशानी आ भी जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। देखो परेशानी आ गई ना, एकदम एकदम तोपा का रुख किधर से होता आपके ऊपर आ गया, परेशान तो नहीं हो भी लोगों तो क्या है। नहीं नहीं, माजरा यार, मजाक कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के ऊपर, और अल्टरनेटिव में फिर हमने कंफर्मेशन ना भेजने की जब बात हुई थी तो उसके ऊपर भी हमने काफी डिस्कशन की कि कंफर्मेशन ना भेजने के रीजंस क्या हैं। अगर मैनेजमेंट का स्टांस ठीक ना हो, आपने कहा कंफर्मेशन भेजनी है, मैनेजमेंट ने कहा जी नहीं भेजनी, आपने कहा क्यों नहीं भेजनी, उसने कहा जी मेरी मर्जी। जब उसने कहा कि मेरी मर्जी, तो फिर आपने कहा मेरी भी मर्जी, तुम्हारी मर्जी तो मेरी मर्जी, तुम कंफर्मेशन नहीं भेजोगे मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा। अगर रिपोर्ट तो मुझे चाहिए, रिपोर्ट दूंगा तो डिस्क्लेमर दे दूंगा, रिपोर्ट दूंगा ही नहीं मैं आपको, या उसके अंदर लिख दूंगा कि आपने मुझे डाटा ही नहीं दिया, तो ठीक है ना दो डाटा। नहीं मैं सर आपके साथ कंफर्माइज कर, सर गड्डी ले लो, सर टर्की का विजिट कर लें, सर कोई काम, सर कुछ कुछ, सर दरमियाना रास्ता तो इख्तियार करें ना सर। ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हैं मैंने कंफर्मेशन नहीं देंगे तो मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा। अब यहां पे किसका इम्तिहान है? ऑडिटर का इम्तिहान है। देखें, अच्छाई और बुराई हर जगह मौजूद होती है। रिज़्क आपका लिखा हुआ है, रिज़्क मिलना है, उसी सोर्स से मिलना है जिस सोर्स से आ रहा है। अब आपका डिसीजन है कि आपने उसको हलाल तरीके से लेना है या हराम तरीके से लेना है। मिलना है, वही रिस्क मिलना है, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। आप चाहेंगे तो वो हलाल तरीके से मिलेगा, आप चाहेंगे तो वो हराम तरीके से मिलेगा। तो हलाल और हराम की जो है ना, वो आपके इख्तियार में है। रिज़्क आपका लिखा हुआ है, वो मिल के ही रहना है, उसमें कभी कमी कोताही नहीं हो सकती। जब मौत का फरिश्ता आता है तो सबसे पहले आके देखता है कि इस बंदे के कोई आखिरी खाने का कोई लुकमा मौजूद हो। मशरक से मगरब, शुमाल से जनूब पूरा देख के आता है, मिलता है कोई खाने का लुकमा इसका नहीं बचा। फिर वो देखता है पानी, कि पानी का एक कतरा मशरक से मगरब, शुमाल से जनूब, कहीं पे कोई इसका पानी का आखिरी कतरा मौजूद है या नहीं है, जवाब पता नहीं आता। फिर उसके बाद इस नंबर पर आते हैं सांस, कि जब आपका कोई आखिरी सांस लिखा हो किसी जगह के ऊपर, तो उसके आता भी नहीं, अब इसके बाद आगे नहीं, तो उसको क्या हो जाती है, इंसान की जान कब्जे में चली जाती है। बात यह कि जो रिज़्क आपका लिखा हुआ है ना, जो सांस लिखी हुई है, जो आपका चीज़ लिखी है, वो आपको मिल के रहनी है, उस वक्त तक आपको मौत है नहीं आनी। तो इसलिए यकीन किसके ऊपर रखना चाहिए? अल्लाह की ज़ात पे रखना चाहिए। अगर ऑडिटर को इस तरह की कोई ऑफर आए तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे रिजेक्ट करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात इंसान को देख रही है। आपकी देखें, हिसाब किस चीज़ का होगा? एक्ट का हिसाब नहीं होता, एक्ट का हिसाब नहीं होगा, एक्ट का हिसाब नहीं होगा। आपने क्यों उस एक्ट को किया उसका हिसाब होगा। आपकी अगर नीयत किसी काम को ठीक करने की थी और वो काम गलत हो गया तो यू आर नॉट गुनाहगार, आपको कोई उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई काम गलत नीयत से किया था, आपकी इंटेंशंस बैड थी, उसका जरूर हिसाब होगा। ये जो सिग्नल लगे होते हैं, सिग्नल जब तोड़ा जाता है तो उसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि सिग्नल क्यों तोड़ा, ये नहीं कोई पूछता। सिग्नल टूटा है लेकिन सिग्नल क्यों तोड़ा ये कोई नहीं पूछता। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ तो चलान हो गया तो हो गया। अब सिग्नल किसी ने तोड़ा है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट गाड़ी में मौजूद था, किसी की जान बचाना मकसद था, तो इंटेंशन क्या थी? पॉजिटिव थी, लेकिन वहां पे क्या हो गया? वहां पे चलान उसका हो गया, क्योंकि दुनिया का निजाम है। लेकिन अल्लाह के निजाम में क्या है कि भाई अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, अगर आपकी इंटेंशन में कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको उस चीज का गुनाह नहीं है। तो आप इसलिए अपने रिस्क के ऊपर दुनिया पे भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि अपने रिस्क के लिए अल्लाह की ज़ात पे इंशाल्लाह भरोसा करेंगे, और इस पर इंशाल्लाह साबित कदम भी रहना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस अगर करेंगे, आप सीए फील्ड में जाएंगे, आपको हराम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर फील्ड में है, लेकिन मैं बताऊं हराम आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंसान के पास पावर आती है उतने ही ज़्यादा इंसान के पास वसाइल भी आ जाते हैं इस तरह के गलत काम करने के। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी होगी कि आपने अपने रिज़्क के अंदर एक पैनी भी हराम की नहीं आने देनी। हराम की पैनी एक आई
आपकी औलाद की परवरिश हराम, उनकी ग्रोथ हराम, फिर आप बच्चे बड़े आपके होंगे वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके साथ जो है वो हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आएंगे, आपको उठा के ओल्ड एज में फेंकेंगे और फिर आपकी वैल्यू वही होगी जो आप सोचेंगे कि शायद ये काम ना किया जाता, लेकिन उस वक्त सारा कुछ हो चुका होगा, फिर वो वक्त रिवर्स नहीं होता। आप जिस फेज ऑफ एज के अंदर हैं, इस फेज ऑफ एज के अंदर इंसान बहुत सारी गलतियां करता है और फितरत है, लेकिन उन गलतियों को मैं एक चीज आपको कहूंगा, वो गलतियां तो आप कर लेंगे लेकिन वो वक्त आपको रिवर्स नहीं होगा, वो वक्त आपको कभी वापस नहीं आएगा। जब आप अगले फेज में चले जाएंगे फिर आप इस फेज के ऊपर रिग्रेट फील कर रहे होंगे। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हर फेज ऑफ लाइफ में जिसमें आप गुजरे हो या जिसमें से गुजरना है, आप उसमें अपने आप को ठीक तरीके से लेकर चीजों को चलें। ठीक है जी। तो बात क्या हो रही थी एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर, रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप का रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। और सम टाइम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैनेजमेंट हमें भेजने ही नहीं देती, तो फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर कब परफॉर्म करने और कब नहीं करने, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है इंटरम कंफर्मेशंस का। मैंने आपको कहा था कि जब स्टॉक आउट की बारी आई थी तो स्टॉक आउट में ईयर एंड से पहले भी स्टॉक आउट किया जा सकता है और ईयर एंड के बाद भी स्टॉक आउट किया जा सकता है। इसी तरह से जब आप कंफर्मेशन की बात करते हैं तो ईयर एंड से पहले भी कंफर्मेशन जा सकती है, ईयर एंड के बाद भी किसी डेट पे कंफर्मेशन जा सकती है। ज्यादा चांसेस क्या होंगे, ईयर एंड से पहले कंफर्मेशन जाएगी। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब किसी एमएनसी का ऑडिट होता है, मल्टीनेशनल कंपनी का ऑडिट होता है, तो वी हैव only certain days, some days to complete the audit. For example 5 days होते हैं या 10 days होते हैं। अब 10 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट नहीं हो सकता। अब इस केस में हार्ड क्लोज किया जाता है। हार्ड क्लोज का कॉन्सेप्ट शायद मैंने आपको पहले भी दिया है। हार्ड क्लोज का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को, दोबारा रिपीट भी कर देते हैं। हार्ड क्लोज होता है कि आप अपने ऑडिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक लेस देन 1 ईयर का ऑडिट कर लें और एक बाकी रिमेनिंग पीरियड का ऑडिट कर लें। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023। कंपनी कहती है कि हमें रिपोर्ट चाहिए 10 जनवरी 2024 को। अब आपको पता है 10 दिन में ऑडिट नहीं हो सकता। आपने कहा ठीक है, फिर हम ये काम करते हैं, हम 9 मंथ्स का ऑडिट अलग कर लेंगे और 3 मंथ्स का ऑडिट अलग कर लेंगे। हमने 9 मंथ का ऑडिट अलग करेंगे और 3 मंथ का ऑडिट अलग करेंगे। तो ये जो 9 मंथ का ऑडिट इट इज हार्ड क्लोज, इट इज हार्ड क्लोज। हार्ड क्लोज का मतलब क्या होता है कि आप ईयर एंड के पहले, ईयर एंड से पहले आप अपना ऑडिट कंप्लीट कर लें और फिर बाद में रोल ओवर प्रोसीजर लगाएं। अब देखें अगर 9 मंथ के ऊपर आपने कंफर्मेशन भेज दी है या 9 मंथ पे आपने कोई भी ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए हैं, तो उसके बाद फिर आपको 3 मंथ्स के ऊपर फर्दर काम करना है, तो आप रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर से मुराद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 9 मंथ के ऊपर आपने कंफर्मेशन भेजी तो उसके बाद कोई सेल हुई होगी, कुछ रिसीट्स आई होंगी, तो क्या बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। देखिए इंटरम बैलेंस प्लस सेल माइनस रिसीट्स इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, 31 दिसंबर 2024 के। अब आप इस सेल को भी टेस्ट कर लेंगे और इस रिकवरी को भी टेस्ट कर लेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप इस क्लोजिंग बैलेंस पे लेते कंफर्मेशन भेज लें, इस बैलेंस पे लेते कंफर्मेशन भेज लें। देखिए मेरे पास दोनों ऑप्शन है ना, मैं ईयर एंड पे भी कंफर्मेशन भेज लूं और ईयर एंड से पहले भी कंफर्मेशन भेज लूं, लेकिन नॉर्मली हम ईयर एंड के ऊपर कंफर्मेशन नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते, क्योंकि टाइम की किल्लत होती है। दोबारा फिर वही बात है, अगर मैंने ईयर एंड पे कंफर्मेशन भेजनी थी तो फिर मैंने हार्ड क्लोज क्यों किया। अगर हार्ड क्लोज कर लिए तो फिर नॉर्मली हम उसको रोल ओवर प्रोसीजर के थ्रू कवर कर लेते हैं, इसकी एक रिकंसिलेशन बना लेते हैं। रिकंसिलेशन में हम क्या करते हैं, सेल को भी टेस्ट कर लेंगे, रिसीट को टेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। जी बात समझ आ गई आपको? क्लियर है जी, पक्की बात है ना? ये किसी को ना समझ आया, मुझे समझ आ गया ये काम? ले जी आप जरा रीडिंग के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि जो हमने पढ़ी है चीजें वो क्या हैं और किस तरीके से हम उसको कवर अप कर सकते हैं। जी तो फिर स्कोप लिमिटेशन है, वो हम अभी डिस्कस इसलिए नहीं किया मैंने ज्यादा कि वो आप 7-8 सीरीज में जब रिपोर्ट पढ़नी तो वहां पे जाके डिस्कशन होगी उसकी।
जी बच्चों समझ आया आपको? कोई इशू तो नहीं है यहां तक? बिल्कुल है, हर एरिया में तो टेस्ट हो रहा है। इन्वेंट्री पर ये पड़ी है, एनआरवी टेस्ट हुआ है, डेटर पढ़ेंगे तो इसमें ईसीएल टेस्ट होगा, प्रॉपर्टी प्लाट डॉक्यूमेंट पढ़ा उसमें इंपेयरमेंट टेस्ट हुई है। तो आपके वही तो है सारे, वही है ना जिसकी जो डाटा एस्टिमेट और वो सारी बातें वही तो हैं, और क्या है वो। लेकिन आपको फिर बताएं कि कहां पे लिखा है ये, कहां पे? लेकिन फिर वो पेपर में टेस्ट भी तो होता है ना, एनआरवी के प्रोसीजर क्या होंगे, डाटर के ऊपर वो। लेकिन आप एनी कर लें यार, कोई मसला थोड़ी है, कोई इतना इशू नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। वो एक दफे आपने तैयार करना है, बार बार थोड़ी तैयार करना। मैंने आपको एक दफा बता तो दिया है, नहीं याद करना तो ना करेगा, सिलेबस में नहीं है तो मेरा ख्याल है। यही अगली लाइट्स बंद करना बेटा, ये आगे वाली। ये नोट्स चाहिए जो मैंने बनाए। हाँ भाई मौलवी बंदे बन जाओ तुम। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या जी, आर्टर ऑब्जेक्टिव व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। रेलिवेंट भी लेना है और रिलायबल भी। रेलिवेंट क्यों? एग्जिस्टेंस के लिए। रिलायबल के ऊपर हमने काफी डिस्कशन अपनी की हुई है। External confirmation procedure are not only addressing assertion relating to the account balance and their element, but sometimes used for confirmation of the term of the agreement, contract or transaction. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेल की अगर कोई रिकॉर्डिंग है और उसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देते हैं, तो उस केस में जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होती है। अब वहां पे बड़ी स्ट्रिंजेंट टर्म्स होती हैं, तो आप उसको ऊपर बैलेंस की कंफर्मेशन नहीं लेंगे बल्कि आप टर्म्स की भी कंफर्मेशन को ले सकते हैं। सिचुएशन व्हेन कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट पेबल में बी एन इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड। अब यहां पे बेसिकली जो कंफर्मेशन है ये ओवरऑल कंफर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पेबल फंक्शन की है चाहे वो रिसीवेबल फंक्शन की है, कंफर्मेशन होती है। ठीक है जी। अब कंफर्मेशन भेजना क्यों जरूरी है, आपको मैंने 2-3 बातें बताई थी। अगर आपका जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, लेस रिलायबल होता है। थर्ड पार्टी का एविडेंस क्या होता है, मोर रिलायबल होता है। अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल वीक हैं तो उस केस में जो एंटिटी ने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की होगी वो क्या है, नॉट रिलायबल होगी। जब एंटिटी की इंटरनल इंफॉर्मेशन नॉट रिलायबल है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे। तो ये उस तरह की बातें लिखी हैं। कहते हैं जी क्लाइंट कंट्रोल ओवर पेबल एंड कैश डिसबर्समेंट्स आर पुअर, क्रिएटिंग अ ग्रेटर रिस्क ऑफ अनप्रोसेस्ड एंड अनरिकॉर्डेड वेंडर इनवॉइसेस। यानी पेबल अब देखें पेबल है या रिसीवेबल है। अब फॉर एग्जांपल कि आपको ये पेपर में सवाल आ जाए कि कंफर्मेशन भेजना क्यों जरूरी है, आप उस केस में उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को लिखेंगे। एक तो आप लिखेंगे रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे कि इंटरनल इंफॉर्मेशन से ज्यादा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो होती है ज्यादा रिलायबल होती है। दूसरे नंबर पे अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल वीक हैं तो फिर जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है वो ठीक नहीं होगी। जब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ठीक नहीं होगी तो जो बैलेंस आ रहा है वो भी ठीक नहीं होगा। तो जब बैलेंस ठीक नहीं होगा तो इसलिए फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वही ज्यादा आपको एविडेंस दे सकती है। इंटरनल कंफर्मेशन आपको इंटरनल जो डाटा वो आपको उसके बैलेंस के बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकेगा। इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस में क्रिएट हाई रिस्क ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज और इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था सम टाइम ओमिटेड लायबिलिटीज का इशू हो सकता है, बताया था ना मैंने आपको। अब जब ओमिटेड लायबिलिटी होगी, अब आपने फोकस करना है क्योंकि ये फंक्शन फिर आगे जाके उधर भी यूज होगा जब आप पेबल फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। एक सिनेरियो में आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों ने आंसर करना है कि उसमें क्या करेंगे। पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए से जो बैलेंस लेना है 100 रुपए का लेना है,
पार्टी बी से जो बैलेंस लेना है वो 1 मिलियन का लेना है। ये दोनों पेएबल हैं, ये दोनों क्या हैं? पेएबल्स हैं। मुझे बताएं कंफर्मेशन किसको भेजनी चाहिए और किसको नहीं भेजनी चाहिए? जी आप से समझिए कि काफी ज्यादा बैलेंसेस हैं 100 वाले, पार्टी ए, सी, डी, ई। मटेरियलिटी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपकी मटेरियलिटी 2 लाख है, फिर उनका टोटल देखेंगे अगर वो 2 लाख नहीं भेजेंगे। मुझे एक चीज बताएं, लायबिलिटी में रिस्क क्या है? लायबिलिटी में रिस्क क्या है? अंडर स्टेटमेंट का। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो उसका बैलेंस कहां से आएगा? लायबिलिटी में रिस्क क्या है? अब आप देखें ना, आप जरा रिमाइंडर लेके आए, अनरिकॉर्डेड है ना, तो अंडरस्टेटेड ही होगी ना। तो जब एक चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो उसका बैलेंस कहां से बिल्डअप होगा? अब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से मैंने कोई लाख रुपए की परचेज किया, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो मेरी बुक्स में बैलेंस क्या आ रहा है? 0। तो मैंने आप याद करें, जब मैंने आपको रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि लायबिलिटी के केस में क्या रिस्क होता है? अंडरस्टेटमेंट का रिस्क होता है। जब अंडरस्टेटमेंट का रिस्क है तो जिस पार्टी का बैलेंस जितना कम होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब बैलेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो तो बैलेंस के साथ उसका बिल्डअप होगा। अब मिस्टर ए है, मिस्टर ए को 100 रुपए सिर्फ देना है, पिछले साल इसी मिस्टर ए को मैंने 10 मिलियन देना था। इसका मतलब क्या है कि मैंने इस पेबल को रिकॉर्ड नहीं किया करंट पीरियड में, तो इस कम बैलेंस को मैं क्या करूंगा? सर्कुलाइज करूंगा। ये बात समझ आई? पेबल के केस में आपकी कंफर्मेशन की जो सिलेक्शन होती है उसकी जो बेसिस होती हैं वो जितना 0 बैलेंस होगा या कम बैलेंस होगा उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि जब एक चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो उसका बैलेंस भी बिल्डअप नहीं हुआ, और हमारा रिस्क भी यही है कि अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आपकी रहेंगी। तो जब पेबल फंक्शन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है जी, आपका जिस पार्टी का बैलेंस कम होता है या 0 होता है उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। फिर कहते हैं कंप्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। जी ठीक है जी। कंप्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर अनरिकॉर्डेड अकाउंट माइट एग्जिस्ट। तो आपके अगर कोई रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रेंजर्ड किस्म का है जिसमें फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें चांस है कि कोई ट्रांजैक्शन उससे रिकॉर्ड ही ना हुई हो, तो उस केस में भी कंफर्मेशन को ही आप भेजते हैं। तो ये बेसिकली जो मैंने भी बात की उसको क्या कर रही है? वेट कर रही है। यानी कि जब अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होती हैं पेबल के केस में तो वहां पे कंफर्मेशन लेस बैलेंसेस को भेजी जाती है। अब अगर पेपर में सवाल आ जाए और वो आपको एक चार्ट बना के दे दे, टेबल बना के दे दे, उस मुख्तलिफ कस्टमर का एनालिसिस बता दे और वो कहे कि 3 कस्टमर का बैलेंस 0 है, 3 कस्टमर का बैलेंस 1 मिलियन है, तो बताएं किन 3 कस्टमर को कंफर्मेशन भेजेंगे? तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? 0 बैलेंस पे होना चाहिए। आगे जी एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है जी? डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड आर रिक्वेस्टेड। एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूजुअली यूज्ड टू कंफर्म फॉलोइंग ऑफ द आइटम्स: बैंक बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द बैंकिंग रिलेशनशिप, बैंक्स के अंदर हमने पढ़ी थी कंफर्मेशन का। अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एंड टर्म्स, जो रिसीवेबल बैलेंस है। इन्वेंटरीज हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, याद होगा आपको। प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय लॉयर्स और फाइनेंसर्स फॉर सेफ कस्टडी। अब फॉर एग्जांपल कि आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो थर्ड पार्टी के पास पड़े हैं तो उसकी कंफर्मेशन के थ्रू वेरीफाई करते हैं। अमाउंट ड्यू टू द लेंडर्स इंक्लूडिंग रेलिवेंट टर्म ऑफ द रिपेमेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस कोवेनेंट। बैंक बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस जमाई ली जा रही हैं। अकाउंट पेबल बैलेंसेस एंड टर्म्स, रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंटेंजेंट लायबिलिटीज। ये हम वो सिचुएशन है ऑडिट में जिनकी हम क्या लेते हैं? कंफर्मेशन लेते हैं। बेटा ये आप जो पढ़ रहे हैं ये लॉजिकल सीक्वेंस है कि हमारे जो बेसिकली कंफर्मेशन किन किन सूरतों में हम भेजते हैं। बैंक बैलेंस की ऑलरेडी हम कंफर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट बैलेंस की अभी हमने डिस्कस किया। इन्वेंट्रीज वाली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी टाइटल वाली बात हमने पहले डिस्कस नहीं की। लेंडर्स वाली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट पेबल अभी हम डिस्कस करनी है, रिलेटिव पार्ट डिस्कस करना है, कंटेंजेंट लायबिलिटी भी अभी हमने डिस्कस करना है। लेकिन जहां पे भी यूज होंगे वहां पे आप कंफर्मेशन को भेज सकते हैं। तो जहां पे भी कंफर्मेशन आएगी रेलिवेंट और लायबिलिटी वाली बात, आपके प्रोसीजर हर जगह पे लगेंगे। प्रोसीजर फिर आपके हर तरह के डिफरेंट होंगे। डेटर्स होंगे तो उसके अपने प्रोसीजर हैं, पेबल होंगे तो उसके अपने प्रोसीजर हैं, लेकिन लायबिलिटी के ऊपर प्रोसीजर कॉमन है।
जाहिर बात है अगर कंफर्मेशन आनी है तो किसको आनी है, ऑडिटर को आनी चाहिए। एड्रेस किसको होनी चाहिए, ऑडिटर को होनी चाहिए। रिसीव किसको करनी चाहिए, ऑडिटर को करनी चाहिए। अगर ईमेल पे आती है तो सारे प्रोसीजर एक जैसे हैं, चाहे वो बैंक की कंफर्मेशन हो, चाहे वो रिसीवेबल की हो, चाहे पेएबल की हो, चाहे रिलेटेड पार्टी की हो। तो देखें रिलायबिलिटी के प्रोसीजर तो कॉमन है, सिर्फ उस असर्शन के जो प्रोसीजर होंगे वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे। अब आगे आ जाए जी, सबसे पहले आपने क्या किया जी, किस चीज को कंफर्मेशन करनी है आपने उसके बारे में देखें। फिर है जी आप सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टीज, आपने किन किस पार्टी को कंफर्मेशन भेजनी है। फॉर एग्जांपल पेएबल फंक्शन होगा तो जीरो बैलेंस वाले ज्यादा कॉमन होंगे, डेटर्स होंगे तो ज्यादा बैलेंस वाले होंगे, बैंक्स होंगे तो सारी इंफॉर्मेशन होगी, रिलेटेड पार्टी होंगी तो सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो अब किसको आपने कंफर्मेशन भेजनी है, आप उसके हिसाब से उसको देखें। पेएबल के केस में कौन सी कंफर्मेशन भेजे, किसको कंफर्मेशन भेजे, जिसके बैलेंस कम होंगे। आपके बैंक के केस में किसको कंफर्मेशन भेजेंगे, सारे बैंक को भेजेंगे। रिलेटेड पार्टी के केस में किसको कंफर्मेशन भेजेंगे, डेटर के केस में किसको कंफर्मेशन भेजेंगे, जिनके बैलेंसेस ज्यादा होंगे। डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अब आप क्या करेंगे, अब आप कंफर्मेशन का जो लेटर है वो बनाएं। कंफर्मेशन का जब लेटर बनाना आपने, द असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, आप जाहिर बात है ई ऑफ द असर्शन एग्जिस्टेंस को हम ज्यादा वेरीफाई करते हैं, वो आता है जी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड इज फैक्टर, द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन। अब जो लेआउट और प्रेजेंटेशन है समटाइम इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आपको एक कंफर्मेशन ड्राफ्ट करके दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसमें गलतियां निकालें। ऊपर लिखा होगा पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन, नीचे लिखा होगा कि आप अगर एग्री करते हो तो रिस्पॉन्स ना करें। ऊपर लिखा होगा पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन, नीचे उसको जो रिप्लाई वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा। एड्रेस क्लाइंट को ही होगी, डेट गलत होगी, साइन ऑडिटर की होंगी, लेटर हेड ऑडिटर का होगा। तो जो बातें हैं जिस तरीके से हैं उसमें गलतियां होंगी। आपने गलतियों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये लेआउट एंड प्रेजेंटेशन वाली बात है। इसके दो फॉर्मेट्स होते हैं, वो मैं बुक के अंदर देख लेते हैं। क्या चीज, आज 505 की बात हो रही है। फिर प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट ऑफ द सिमिलर एंगेजमेंट। अब हमें ये क्यों करना पड़ा, प्रायर एक्सपीरियंस को क्यों देखना पड़ा, पॉजिटिव भेजनी है या नेगेटिव भेजनी है उस चीज के लिए। याद होगा आपको कि अगर हमारा प्रायर एक्सपीरियंस है कि कंफर्मेशन का रिस्पांस नहीं आता तो फिर हम वहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, आपने ईमेल पे करनी है, आपने कॉरियर के थ्रू करनी है, किस तरीके से करनी है, बाय हैंड करनी है। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, जाहिर बात है मैनेजमेंट साइन करती है तो फिर उसके बाद कंफर्मेशन भेजी जाती है। और सम टाइम क्या होता है, स्टैंडिंग अथॉरिटी होती है। स्टैंडिंग अथॉरिटी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Ability of sender to confirmation, for example, confirmation of individual invoices or the total balances। अब आप उसमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, एक जो बैलेंस है उसकी इनवाइस ब्रेकअप भी लेना चाहते हैं या सिर्फ बैलेंस की लेना चाहते हैं, तो नॉर्मल बैलेंस की ही कंफर्मेशन होती है। Sending the request including follow-up confirmation, we do not use the entity mail services to send our communication confirmation due to this increased risk of interception। जाहिर बात है मैनेजमेंट नॉर्मली करते क्या है कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि हम कंफर्मेशन भेज देंगे और खुद ही हम उसके कोरियर स्लिप्स को रिटेन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को कहेंगे ना कंफर्मेशन भेज दो तो हो सकता है कि वो एड्रेस ही गलत डाल दे उसके ऊपर। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपको कोरियर के स्लिप्स भी 2 नंबर बना के दे दे। तो बेहतर क्या है कि आप खुद कंफर्मेशन भेजें, आप किसी को क्लाइंट के थ्रू कंफर्मेशन को ना डिस्पैच करें। वी मे सेंड एन एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट व्हेन अ रिप्लाई टू अ प्रीवियस रिक्वेस्ट हैज नॉट बीन रिसीव्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड। तो ये बेसिकली क्या है, फॉलो अप कंफर्मेशन है, तो फॉलो अप में हम कर देते हैं। डिसाइड ऑन द टाइमिंग ऑफ द कंफर्मेशन, कि आपने कंफर्मेशन कब भेजनी है। वही बात है, अगर ईयर एंड से पहले भेजेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कंफर्मेशन ईयर एंड से पहले भेजी तो फिर क्या करना पड़ेगा, रोल ओवर करना पड़ेगा। और अगर कंफर्मेशन ईयर एंड पे भेजिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, जर्नल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, फिर इशू नहीं होगा। यूजुअली कंफर्मेशन आर सर्कुलेटेड एट ईयर एंड, यूजुअली कंफर्मेशन कब भेजी जाती हैं, ईयर एंड भेजी जाती हैं। बट इन सम केसेस कंफर्मेशन में बी सर्कुलेटेड एट इंटरम पीरियड बिफोर द ईयर एंड, in which case the auditor will need to check the change in the balance between the confirmation date and the end of the reporting period। तो उस दो डेटों के दरमियान जो डिफरेंस होता है सेल और रिसीट्स का, उसके ऊपर हम अपने वेरिफिकेशन के प्रोसीजर लगा लेते हैं। क्लियर है यहां तक जी, ये भेजा हुआ ऑलरेडी नोट्स में देखना। फिर है जी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन, उसकी डेफिनेशन है। फिर नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन है, उसकी डेफिनेशन है। ये दोनों आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, ये मैंने बोर्ड टेल में कराई हैं, आप इसको खुद देख लीजिएगा। फिर है जी मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द सेंड कंफर्मेशन, अगर मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करती कंफर्मेशन भेजने के बारे में, जो भी हमने डिस्कस किया है। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ अस टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वी शैल इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट रीजंस फॉर द रिफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। जो बात की है उसको पहले असेस करें।
evaluate the impact on risk of material misstatement due to fraud and on nature, timing and extent of the further procedure। जाहिर बात है अगर अब ये जो बात होगी ना, बार बार ये वाला प्रोसीजर आपको मिलेगा, evaluate impact on the risk of material misstatement। जब आप ऑडिट करते हैं प्लानिंग फेज के ऊपर, उस वक्त आप क्या अज्यूम करते हैं कि हर चीज ठीक तरीके से चलेगी, क्लाइंट हमें डाटा दे देगा, हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहेगी, ऐसी बात ही है। अब आपने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट किस तरह से बनता है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, डिडक्शन रिस्क करेंगे तो ऑडिट पूरा बन जाएगा ना। रोमम तो ये दो ही है ना, क्योंकि ऑडिट रिस्क क्या होता है? रोमम मल्टीप्लाई बाय डिडक्शन रिस्क, और रोमम के फिर दो पार्ट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क होते हैं। अब किसी एक एरिया के ऊपर आपने प्लानिंग फेज के ऊपर इनहेरेंट रिस्क को कहा लो और कंट्रोल रिस्क को भी कहा लो, तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो गया? आपको लो हो गया। अब ये किस बेसिस के ऊपर है? इनिशियल असेसमेंट की बेसिस के ऊपर है। जब आपने ऑडिट को एक्चुअल परफॉर्म करने गए, जब आपने क्लाइंट को कहा कि ऐसी कंफर्मेशन भेजें, क्लाइंट ने कहा जी मैंने कंफर्मेशन नहीं भेजने देनी। जब क्लाइंट ने कहा कंफर्मेशन नहीं भेजने देनी, तो मेरा इनहेरेंट रिस्क लो से क्या हो गया? आई। कंट्रोल रिस्क के ऊपर भी शक हो गया, कंट्रोल सोच मॉडरेट हो जाए, और ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? हाई। लेकिन मेरा ऑडिट अभी प्लान किस बेसिस के ऊपर है? लो की बेसिस पे है, तो मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ा है? चेंज करना पड़ा है। तो ये वही बात कर रहा है कि अगर कोई इस तरह का इवेंट आ जाए, मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज कर देती है, मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन नहीं भेजने देती, तो हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे इंपैक्ट ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जाहिर बात है जब मैंने लो रिस्क रखा था तो मेरा ये पॉइंट था कि मैं कंफर्मेशन भेज दूंगा, ठीक है, नहीं जवाब आएगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैनेजमेंट ने मुझे रोक दिया है। ये रोकना इस चीज की इंडिकेशन है कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम है तो आई नीड कंप्लीट प्रोसीजर, आई नीड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसके बगैर मैं ऑडिट में आगे नहीं चलूंगा। तो ये बार बार ये प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हर बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा उनको भी नहीं समझ आती ये क्या होता है जी। बार बार हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना, तो रिवीजन इस तरीके से आपकी आती है। परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जी। देखो डेटर पे आया तो डेटर के साथ सेल भी लिंक्ड है, तो डेटर का भी रिस्क मैं हाई कर दूंगा, सेल का भी रिस्क हाई कर दूंगा। सेल में वैसे भी इनहेरेंट रिस्क हाई होता है नॉर्मल। अजर्शन नहीं, देखो अजर्शन लेवल का था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का था, हर कैप्शन का था ना। सेल के ऊपर लादा था, डेटर पे लादा था। अभी मैंने किसका किया? डेटर का किया। सिर्फ डेटर के साथ लिंक क्या है? रिसीवेबल। सो डेटर का लिंक क्या है? सेल। सेल और डेटर इकट्ठे हैं। पेबल के साथ क्या लिंक होगा? परचेज। एक्सपेंस के साथ क्या लिंक होगा? पेबल। तो ये आपस में लिंक होते हैं, जिस जिसके लिंक में है वो सारी चीजें करेंगे। अब यहां पे बेसिकली देखें, अगर मैनेजमेंट का पॉइंट रिफ्यूजल किसी लीगल मैटर की वजह से, तो लीगल मैटर के भी प्रोसीजर आपको फिर लिखने पड़ेंगे। परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। प्रोसीजर में सिमिलर टू दोस डिटरमाइंड अप्रोप्रिएट फॉर अ नॉन रिस्पॉन्स। जो नॉन रिस्पॉन्स के लिए प्रोसीजर आपके होते हैं, हम उसके ऊपर बेस पे करते हैं। अगर मैनेजमेंट की रिफ्यूजल वैलिड हो और उसको वैलिडिटी को चेक करने के लिए फिर हमें प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। वो प्रोसीजर क्या होंगे? लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी, कोर्ट ऑर्डर देखना पड़ेगा, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वो देखनी पड़ेगी। उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट की रीजन ठीक है या गलत है। अगर मैनेजमेंट की रीजन ठीक हो तो फिर क्या करेंगे? अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे जाएंगे। और अगर मैनेजमेंट की रीजन ठीक ना हो तो फिर क्या होगा? आपके लिए स्कोप लिमिटेशन बन जाएगी। इफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इज नॉट रीजनेबल, यानी कि मैनेजमेंट जो बात कर रही है वो ठीक नहीं है, कोई लीगल केस भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी कंफर्मेशन नहीं भेजने देने जा रहे, then we shall communicate with those charged with governance and check impact on the audit report due to the scope limitation। scope limitation के ऊपर वजह से हम ऑडिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट चेक करेंगे जी। देखिए ऑलरेडी आपने ज्यादा अगर काम कर लिया हुआ है तो फिर उसको फिर फायदा कुछ नहीं होगा। अगर आपने पहले काम प्लान किया हुआ, आप ज्यादा प्रोसीजर करने पड़े तो फिर इशू है, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए हम ज्यादा रिवीजन में अपवर्ड रिवीजन पे जाते हैं, डाउनवर्ड रिवीजन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आपको? फिर आगे आ गया जी रिलायबिलिटी एंड रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। रिलायबिलिटी को टेस्ट करना है और एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिजल्ट्स को चेक करना है। रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, फॉर ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्स आया आपको। रिस्पॉन्स रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, फॉर एग्जाम्पल by first email or email involved risk as to the reliability because proof of origin and authority of the respondent may be difficult to establish। जाहिर बात है कि कहां से आया, किसने भेजा है,
अब अगर डोमेन की बात की जाए तो वो तो पीएन की डोमेन होती है। तो पीएन अगर अपनी, जाहिर बात है जो ऑफिस बॉय है उसकी भी तो डोमेन है, वो भी क्या बना होगा, फॉर एग्जांपल के noshirwan@abc.com। अब नौशरवान की क्या पोजीशन है ये मैटर नहीं करती, जाहिर बात है जो अथॉरिटी है वो क्या मेरे पास है या नहीं है। मेरी अथॉरिटी कहाँ से वेरीफाई होगी, उस क्लाइंट की जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर उन्होंने मुझे ऑथराइज किया तो फिर मेरी अथॉरिटी आइडेंटिफाई होगी। ठीक है जी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो बंदा कंफर्मेशन भेज रहा है वो क्या पर्सनल ईमेल आईडी से भेज रहा है तो फिर रिलायबल नहीं है। अगर वो कंपनी की डोमेन से भेज रहा है तो फिर रिलायबल है। तो यहां पे क्या कहते हैं जी कि 10 यूज ऑफ इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन जो होता है वो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल सिग्नेचर्स एंड प्रोसीजर टू वेरीफाई वेबसाइट ऑथेंटिसिटी में इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ आवर प्रोसेस। यानी कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कि अगर ईमेल के थ्रू आपको रिस्पॉन्स आया तो आप क्या प्रोसीजर लगाएंगे, तो आप फिर उस केस में ये वाले प्रोसीजर आप लिख देंगे। इंक्रिप्शन, डाटा चेक कर लेंगे, डिजिटल सिग्नेचर चेक कर लेंगे और ये सारे काम आप वहां पे कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी टेस्टेड। Confirming party use a third party to coordinate and provide response to the confirmation request. For example, मैंने confirmation भेजी मौलवी को, मौलवी ने इस मौलवी को राब्ता किया, क्या मौलवी ना मारे तो मौलवी मर्दा नहीं, तो मौलवी ने राब्ता कर लिया। मैंने मौलवी को confirmation भेजी, मौलवी ने अपनी confirmation का रिस्पॉन्स करने के लिए दूसरे मौलवी को हायर कर लिया और कहा कि तुम मेरी बिहाफ पे confirmation का जवाब दे दो। ये indirect communication होती है। If such case there is a risk that response may not be from the proper source. इस मौलवी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए था, आया किसकी तरफ से है, इसकी तरफ से है। ये भी मौलवी है, ये भी मौलवी, दोनों मौलवी हैं, लेकिन ये मौलवी जो है ना ये हमारे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि हमारा क्लाइंट कौन है, ये वाला मौलवी है। सही है ना यार। मौलवी ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं ताकि तुम पेपर में बैठ के बोलो नहीं। समझ आ रही है ना बात की। In such case, there is a risk that the response may not be from the proper source. Respondent may not be authorized and integrity of transmission may be compromised. Auditor will not accept this as evidence. Auditor इसको evidence के तौर पर accept ही नहीं करेगा। मैं क्या कहूँगा कि मौलवी वो वाला हो जिसने सर के बालों पे तेल लगाया हुआ है और दाढ़ी जो थोड़ी लंबी वाली है, ये वाला मौलवी हमारा क्लाइंट है, ये मौलवी कंफर्मेशन भेजे, ये चुहारा मौलवी है, ये इसकी कंफर्मेशन हमें नहीं चाहिए। फिर ऑरल रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये कोई एविडेंस नहीं होता ऑरल कंफर्मेशन, तो हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऑन इट्स ओन एन ऑरल रिस्पॉन्स टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन बिकॉज इट इज नॉट अ, ज्यादा पढ़ ली है, माफी दे दो। अब तीसरा दिन है, ये जो पढ़ा हुआ है ना, नहीं जो पढ़ा हुआ उसको मैं यहाँ पे बुक पे रीड करवा रहा हूं, ऐसी ना बात करें, ये खत्म करना आज, वरना प्रैक्टिस नहीं करानी मैंने कल, मैं पहले बता दूं, प्रैक्टिस मैंने कल नहीं करानी, वरना मैंने कल क्वेश्चन कराने थे, इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं। लो जी बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। कल इसको पढ़ेंगे दोबारा, आप जितनी प्रैक्टिस होगी फिर वही देखेंगे। ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।